हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि सबसे पहले देखिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद उस एमसीक्यू को जिन टॉपिक्स से फ्रेम किया गया है उन टॉपिक्स को रिट्रेस करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, सो दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू द इवॉल्विंग ट्रेंड ऑफ द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट एग्जामिनेशन इन द जीआईबी एग्जाम्स गाइस। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि भाई किसी भी एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनकी बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहता है गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे जहां से आप लोगों को जीआईबी एग्जामिनेशन के चारों कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल पाएगी गाइस। ठीक है, तो अब हम लोग जो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले रिटेल बैंकिंग एंड इट्स रोल इन द बैंक ऑपरेशंस गाइस। सो दिस इज द टॉपिक हियर। अब सबसे पहले आप लोगों से जो केस स्टडी यहाँ पे पूछी जा रही है, अब देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को काफी ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिले, बट इन ये जो पर्टिकुलर हमारी आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे और रिस्पेक्टिव टॉपिक्स को जो है ट्रेस बैक करते हुए चले जाएंगे गाइस। तो केस स्टडी है आप लोगों के सामने। धनलक्ष्मी बैंक विद अ स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस हैज हिस्टोरिकली डिराइव्ड 70% of its revenue from corporate credit. Recently, the corporate segment has become highly competitive within margins. To ensure sustainable growth, the bank's management has decided to aggressively expand its retail banking portfolio. They launched the Jan Sahyog, that is a public assistance initiative, with the following features. अब उनके टारगेट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स कौन है? सैलरीड इंडिविजुअल्स, पेंशनर्स और स्मॉल शॉपकीपर्स। प्रोडक्ट सूट के अंदर उन्होंने क्या इंक्लूड किया हुआ है? अ बंडल ऑफरिंग इंक्लूडिंग अ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, अ रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स एंड होम लोन टाई अप विद द बिल्डर्स गाइस। इसके अलावा डिलीवरी चैनल की अगर हम लोग बात करें, अ न्यू यूजर फ्रेंडली मोबाइल बैंकिंग ऐप फॉर रूटीन ट्रांजेक्शन alongside the existing network of brick and mortar branches for the complex services like loan documentation. आफ्टर 1 year द इनिशिएटिव हैज शोन मिक्स रिजल्ट। अब जब इन्होंने ये जन सहयोग नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो उसके बाद 1 साल के बाद मिक्स रिजल्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिले। क्या कुछ हम लोगों ने देखा? तो सक्सेस के तौर पे अगर बात की जाए, द बैंक हैज एडेड ओवर 1,50,000 न्यू सेविंग अकाउंट एंड हैज सीन 40% ग्रोथ इन इट्स रिटेल डिपॉजिट बेस। चैलेंज क्या फेस किए? द एवरेज बैलेंस इन मेनी ऑफ द न्यू अकाउंट इज वेरी लो। फर्दर द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टिकट अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज स्ट्रेनिंग द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये अब आप लोगों के सामने जो धनलक्ष्मी बैंक को लेकर के एक केस दिया गया है। इस तरह के लंबे लंबे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को जो एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस। पिछले साइकिल में हम लोगों ने काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे थे जो बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स को लेकर के जो था वो फ्रेम किए गए थे। नाउ दिस इज द केस स्टडी। नाउ द क्वेश्चन इज based on the Jan Sahyog initiative and the fundamental principles of retail banking, which of the following is the most correct assessment of the bank's current situation? Your options are: the initiative is a strategic failure because retail banking by definition involves serving a small number of high net worth individuals with large ticket size, which Jan Sahyog has failed to do. Option B क्या बोल रहा है? The bank is correctly executing a retail banking strategy by targeting individual customers with a variety of products through both physical and digital channels. The challenges faced are inherent to the retail banking model, which relies on a large volume of the small value transaction, and the focus should be on improving the operational efficiency. Option C क्या बोल रही है? The bank has misunderstood the concept of retail banking, which is solely about providing digital banking services to large corporate entities, making Jan Sahyog initiative irrelevant to its core business. Option D क्या बोल रहा है? The high operational cost indicate that the bank should immediately discontinue its digital services and focus only on the physical branches to serve its retail customers, as virtual services are not a characteristic of retail banking. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is यहाँ पे जो बैंक है दैट इज करेक्टली एग्जीक्यूटिंग अ रिटेल बैंकिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट किया जा रहा है विद अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू बोथ फिजिकल एंड डिजिटल चैनल्स। द चैलेंजेस फेस्ड आर इनहेरेंट टू द रिटेल बैंकिंग मॉडल विच रिलाइज ऑन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन एंड द फोकस शुड बी ऑन इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे ये जो केस स्टडी आप लोगों के सामने थी और इससे जो
ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को रिटेल बैंकिंग की देखने के लिए मिलती हैं, वहां से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। सो अब हम लोग जो है वो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई फिजिकल और वर्चुअल चैनल्स के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग। अलॉन्ग विद दिस हम लोग यहाँ पे जो है इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई रिटेल बैंकिंग होती क्या है गाइस, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि इनका इंटीग्रेट यहाँ पे हुआ है क्या, कि भी कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों फैक्टर्स को जो है वो इंटीग्रेट करके ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था गाइस। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। सो गाइस देखिए रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है कि जब भी बैंकिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर किए जाएंगे टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रिटेल बैंकिंग बोल देंगे। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन से रहते हैं, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन्स, मॉर्टगेजेस, पैरा बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। भाई अब ये जो करंट और सेविंग्स अकाउंट है ये हमारे पार्ट बनते हैं डिमांड डिपॉजिट के गाइस, फिक्स डिपॉजिट आर दी पार्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट, लोन्स आर दी पार्ट ऑफ एसेट फॉर अ बैंक। क्यों, क्योंकि बैंक को इनके थ्रू जो है वो एक इनकम अर्न होती है गाइस। इसके अलावा मॉर्टगेजेस का यूज हम लोग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू होम लोन्स। पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हो जाते हैं जिनके थ्रू एक बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है और बैंक डायरेक्टली रिस्क के थ्रू अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं करता है जब भी इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग। अब गाइस देखिए डिजिटल बैंकिंग हमारे वो सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजिटल बैंकिंग का पार्ट बनेंगे जो भी डिजिटल मीन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। सो दीज आर दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इंडिविजुअल कस्टमर्स आर दी टारगेटेड कस्टमर्स। अभी हम लोगों ने केस स्टडी देखी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो था वो टारगेट किया जा रहा था एंड दोज वर लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, मतलब वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर, जिनका टिकट साइज बहुत छोटा होता है। टिकट साइज का मतलब क्या है कि भाई इनके द्वारा जो लोन लिया जाएगा या फिर जो डिपॉजिट किए जाएंगे फंड्स, उसका जो क्वांटम रहेगा दैट विल बी स्मॉल इन नेचर गाइस। कम अमाउंट के ही लोन लिए जाएंगे और कम अमाउंट का ही डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक रिटेल बैंकिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन था वहां पे जो मेजर फोकस था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इंडिविजुअल कस्टमर्स और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज आर दी टारगेटेड कस्टमर्स, अभी हम लोगों ने देखा। आफ्टर दैट वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज मैनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड। अभी मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की लिस्ट के बारे में बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस फिजिकल और वर्चुअल सर्विसेज। अब फिजिकल चैनल्स ब्रांचेस के थ्रू भी और डिजिटल चैनल्स के थ्रू भी जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। सो इसी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखी क्वेश्चन के अंदर। आफ्टर दैट स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस आर आल्सो द टारगेट कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग गाइस। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनसे देखिए किस तरह से आप लोगों से जो था वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो था वो फ्रेम किया गया था यहाँ पे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही हो, डायरेक्टली आप लोगों से कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंपली जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थ्रू भी पूछ लिया जा सकता है। बट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट कैन बी framed from the respective topics here guys, ठीक है। after that next question is based on the advantages of retail banking you need to evaluate the following statements. your statements are retail banking portfolios are inherently less risky because the default of one individual borrower has an insignificant impact on the overall portfolio as the risk is spread across the large number of customers. The widespread interest in retail banking where the difference between lending rate and the deposit rate is significant is a primary driver of profitability for bank in this segment. The mass collection of customer data in the retail banking is of limited value and primarily used only for the basic regulatory reporting purposes. Statement 4 क्या बोल रही है? The credit cycle of retail loans such as home and personal loans tends to be more stable and less volatile compared to the credit cycle for the large corporate loan. So which of the following combination is correct here? Statement 1, 2 and 4 are correct. Statement 1 and 3 are correct. Statement 2, 3 and 4 are correct. Statement 1, 2, 3 and 4 are correct. So what should be the right answer here guys? The right answer here will be option number A, that is statement 1, 2 and 4 are correct. अब third statement हमारी क्या बोल रही है? The mass collection of customer data in retail banking is of limited value and primarily used only for बेसिक रेगुलेटरी रिपोर्टिंग पर्पज। नहीं भी, मास कलेक्शन जो हमारे पास कस्टमर के डेटा का रहता है उसकी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के अंदर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा रहेगा कस्टमर का उतने ही बेटर वे के अंदर हम लोग जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे गाइज। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाती है यहाँ पे। इसके अलावा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 के अंदर जो एडवांटेजेस दी गई हैं दीज आर दी
करेक्ट वन गाइस। सो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब हम लोग एडवांटेजेस, सभी एडवांटेजेस को ही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस इन रिटेल बैंकिंग भी। तो सबसे पहले रिस्क इज स्प्रेड। अब देखिए रिस्क स्प्रेड होने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोगों ने देखा वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हैं यहाँ पे, तो अलग अलग कस्टमर ने अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेल किया होगा। किसी ने पर्सनल लोन लिया है, किसी ने होम लोन, किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है। तो अब अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, इन सभी अलग अलग तरह के जो लोन्स ले रखे हैं, इन सभी लोन्स के एक ही टाइम के ऊपर डिफॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहते हैं रिटेल बैंकिंग में। इसीलिए बोला जा रहा है रिस्क इज स्प्रेड गाइस, विच इज एन एडवांटेज फॉर रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग। अब देखिए क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है, जहां पे आप लोग कस्टमर्स की प्रेजेंट नीड को भी जो आइडेंटिफाई कर लें और साथ ही साथ उसकी फ्यूचर नीड को भी असेस कर पाएं, उसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। क्योंकि यहाँ पे वाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं तो इजीली क्रॉस सेलिंग का एक अच्छा खासा स्कोप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर। वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिटेल बैंकिंग है इसके अंदर जब लोन्स ऑफर किए जाते हैं तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर से चार्ज किया जाता है बैंक्स के द्वारा, और जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। सो देयर इज अ ह्यूज इंटरेस्ट गैप बिटवीन द इंटरेस्ट जो कि एक कस्टमर को दिया जाता है और एक कस्टमर से लिया जाता है बैंक्स के द्वारा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रॉफिट फॉर द बैंक। नेक्स्ट इज मास कलेक्शन ऑफ डेटा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनका डेटा जरूर कलेक्ट किया जाता है भी, तो उस मास कलेक्शन ऑफ डेटा की हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं कि कस्टमर्स की नीड को बेटर वे में एनालाइज कर पाते हैं और उनकी नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज राइट टाइम के ऊपर राइट चैनल के थ्रू उनको डिलीवर कर पाते हैं। सो इसी एडवांटेज के ऊपर अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया था गाइस। नेक्स्ट इज लेस वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल देन द लार्ज कॉर्पोरेट। ये पर्टिकुलर एडवांटेज भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर देखने के लिए मिली। अब देखिए कॉर्पोरेट जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं उनके द्वारा जो क्रेडिट की डिमांड रहती है वो हम लोगों को वॉलेटाइल देखने के लिए मिलती है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बूम कर रही है तो इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहेगी क्रेडिट की, और अगर इकोनॉमी डाउन फेज में है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। बट रिटेल बैंकिंग के जो कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट की जो डिमांड है वो मोर और लेस हम लोगों को स्टेबल देखने के लिए मिलती है गाइज। सो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे रिटेल बैंकिंग में, तो कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहला मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट, क्योंकि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करना खुद में ही एक चैलेंज हो जाता है, तो इट इज़ अ कंस्ट्रेंट इज रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज आईटी कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स भी हम लोगों को इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, सो इट इज़ अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज बैंक रन ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। अब देखिए बैंक रन का मतलब क्या है कि मान लो मल्टीपल कस्टमर्स ABCD अलग अलग तरह के कस्टमर्स के द्वारा बैंक्स के पास जो है कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया गया है। अब जब सभी कस्टमर एक ही टाइम के ऊपर बैंक के पास पहुंच जाएंगे कि भाई हमें हमारा पैसा जो है वापस चाहिए, तो उसी सिचुएशन को क्या बोल देते हैं, बैंक रन बोल देते हैं। अब बैंक रन ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही एक अनसर्टेन सिचुएशन रहती है, सो इट इज़ अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोन्स हैं दोज आर द एसेट फॉर अ बैंक, क्योंकि उनके थ्रू इनकम अर्न करता है एक बैंक विद इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब जब इनके थ्रू इनकम आना बंद हो जाएगी तो इन्हीं एसेट को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे। और जब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो एक बैंक के लिए कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि बैंक को फिर ज्यादा अमाउंट जो है प्रोविजन करके रखना पड़ेगा अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज फियर्स कंपटीशन। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक्स हो, लगभग हर कैटेगरी ऑफ बैंक के द्वारा सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को कैटर किया जा रहा है, तो कंपटीशन भी एक कंस्ट्रेंट बनता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग टू रिटेन एंड होल्ड द कस्टमर फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रांच नेटवर्क। अब देखिए एक ब्रांच को एक बैंक को अगर अपना ब्रांच का नेटवर्क मेंटेन करना है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर होती है, जैसे ब्रांच के लिए पहले स्पेस लेना पड़ेगा, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो मल्टीपल हमारे जो एक्सपेंसेस है वो इन्वॉल्व रहते हैं। सो दीज आर दी कंस्ट्रेंट, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग गाइस। तो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस और कंस्ट्रेंट्स दोनों को डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन सबसे पहले भी देखा हम लोगों ने कि भाई किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देयर इज अनदर केस स्टडी फॉर यू गाइस। सो भारत नेशनल बैंक, अ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, is organized into separate specialized verticals. The retail loan department is entirely distinct from the deposit department, and each has its own staff, reporting, hierarchy, and goals. This structure ensures deep functional expertise but sometimes leads to delay as customers are referred between departments for different services. So यहाँ पे भारत नेशनल बैंक के रिगार्डिंग आप लोगों के सामने जो है एक केस स्टडी दी हुई है। अब
नाउ द क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एट भारत नेशनल बैंक एज डिस्क्राइब्ड इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ विच मॉडल। तो देखिए हम लोगों को जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर 3 तरह के मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं जिनका यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा ऑपरेट करने के लिए भी, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो अब ये जो भारत नेशनल बैंक के रिगार्डिंग केस स्टडी दी गई है, यहाँ पे कौन से मॉडल को डिपिक्ट किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, इंटीग्रेटेड मॉडल या इंटीग्रेटेड अप्रोच, या फिर डिपार्टमेंटल अप्रोच, या फिर डिविजनल मॉडल। गाइस व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। भाई अब देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल और डिपार्टमेंटल अप्रोच, ये 3 मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो तीनों को हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल की। अब देखिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सेमी ऑटोनोमस डिवीजन्स। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एलजी एक कंपनी है, एलजी के द्वारा जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइंस एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे रेफ्रिजरेटर बनाया जा रहा है, एसी बनाया जा रहा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन और टीवी बनाए जा रहे हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल के अंदर। वैसे ही अगर हम लोग बैंक का एग्जांपल लें तो बैंक के द्वारा लोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं और पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं। आप लोगों ने सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल की जहां बात हो रही होगी वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पे इस मॉडल के अंदर हम लोग देखते हैं कि भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमारा जो मेजर ऑफ फोकस रहता है। और एक बार अगर किसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को जो है ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाती है तो उसका मतलब क्या है कि भाई अब वो डिसीजन ले पाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने बजट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब ये हम लोगों को जो मॉडल है वो बहुत ही इफेक्टिव देखने के लिए मिलता है गाइस। वाई? बिकॉज इसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए रेवेन्यू ट्रैक कर पाते हैं, उसके कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट को भी हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रैक कर पाते हैं गाइस। अब ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल है ये हम लोगों को यूज होता हुआ देखने के लिए मिलता है इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी। सो दिस इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच के बारे में। अब देखिए गाइस डिपार्टमेंटल अप्रोच जो है वो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो किया जाएगा बट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स और वेरियस फंक्शंस जो कि अलग अलग टीम्स के द्वारा जो है परफॉर्म किए जा रहे होंगे भी। जैसे यहाँ पे सेम एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, एलजी के द्वारा रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन बनाई जा रही है। अब रेफ्रिजरेटर के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा गाइस। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक के द्वारा अलग अलग ये जो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे इन प्रोडक्ट्स के लिए अब लोन डिपार्टमेंट, लोन्स डिपॉजिट्स और पैरा बैंकिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं अगर, तो लोन डिपार्टमेंट के अंदर एचआर का इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक रिस्क मैनेजमेंट का इंडिविजुअल चाहिए, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट रहेगी और मार्केटिंग टीम वाले जो है वो देखेंगे कि किस तरह से लोन्स की मार्केटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर जो अलग अलग टीम्स हैं उनके द्वारा जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है ये हम लोगों को एक कन्वेंशनल अप्रोच देखने के लिए मिलती है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जो है इसको कॉमनली यूज किया जाता है गाइज। अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड, क्योंकि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल हैं वो पर्टिकुलरली उनकी जो एक्सपर्टीज रहेंगी दैट दोज एक्सपर्टीज विल बी इन द मार्केटिंग फील्ड। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो इंडिविजुअल्स हैं दोज विल बी हैविंग एक्सपर्टीज या फिर स्पेशलाइजेशन इन मैनेजिंग अ रिस्क गाइज। ठीक है, सो दिस इज डिपार्टमेंटल अप्रोच भी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके अंदर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को जो है कंबाइन करते हैं और एक कोहेसिव अप्रोच यहाँ पे हम लोग जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके द्वारा इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा गया था कि भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका एम क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना थ्रू स्केल रेदर देन हैविंग अ सेपरेट बिजनेस लाइन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर जाने से बेटर है कि भाई वो एक सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू ही प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये माना जाता है इन दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच गाइस। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई जो हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच था इसको जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा ऑप्ट किया जा रहा था, तो इसी तरह से जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसको ऑप्ट किया जाता है बाय द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों मॉडल्स की, इन तीनों अप्रोचेस की, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी, जिनके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने देखा किस तरह से जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था गाइस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग जो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे जाते ही आप लोगों को जो है वो
यहाँ पे एडुटैप का जो है वो JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे सिंपली सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है वो यहाँ से IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा गाइस. तो ये तो हो गई अगर आप लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं. बट अगर आप लोग जो है कम टाइम में जो अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, जहाँ पे आप लोगों को जो है लाइव क्लासेस ऑफर की जा रही हैं. इसके अलावा कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस, सो दैट आप लोगों की एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो पाए रिगार्डिंग दिस JIB एग्जामिनेशन भी. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस. आई होप ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आज हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को ट्रेस बैक किया फ्रॉम द रिस्पेक्टिव MCQs, ये अप्रोच आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है अपनी इस प्रिपरेशन के अंदर. एंड आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.